हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम बात करने वाले हैं 7वीं क्लास के साइंस के 4th चैप्टर का पार्ट नंबर 3। इसका नाम है ऊष्मा। इसके पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं 4.4 ऊष्मा का स्थानांतरण। शुरू करते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चलती है। ठीक है, ऊष्मा क्या होती है? ज्वाला से बर्तन की ओर चलती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ठीक, क्या बोल रहा है? बर्तन ठंडा कैसे होता है? जो ऊष्मा बर्तन ने एब्जॉर्ब की होती है वो ऊष्मा परिवेश में, मतलब उसके आसपास के वातावरण में चली जाती है, इसीलिए वो ठंडा हो जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। दो स्थिति यहाँ पे कौन कौन सी है? एक है ज्वाला से बर्तन की ओर चलना और दूसरा है बर्तन से परिवेश की ओर चलना। ठीक है, वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। अपेक्षाकृत मतलब होता है नॉर्मली क्या करती है ऊष्मा? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। ठीक है, ये पॉइंट इसी बात के ऊपर है कि ऊष्मा स्थानांतरित कैसे होती है, तो इसे हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। तो देखते हैं क्रियाकलाप 4.6। एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। ठीक है, हमें धातु की एक चपटी पट्टी लेनी है। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर, वैसे ही ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपके पास स्टैंड ना हो तो उसे इस प्रकार 2 ईंट के बीच में रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। क्या देखना है हमको? कि मोम के टुकड़ों का क्या होता है। क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? तो देखते हैं कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरेगा। क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? ठीक है, सही बात है। जहां पर मोमबत्ती जल रही है, जो टुकड़ा उसके सबसे पास होगा सबसे पहले वो गिरेगा, है ना, क्योंकि ऊष्मा मोमबत्ती से ईंट की तरफ चलेगी। ठीक है, देखते हैं वह प्रक्रम यानी वह प्रोसेस, वह क्रिया जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु से गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठीक है, यानी ऊष्मा का चलना क्या कहलाता है? चालन। ठोस में ऊष्मा प्राय, इसका मतलब होता है अक्सर, चालन के प्रक्रम मतलब प्रोसेस क्रिया द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है, ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है, क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो उठा सकते हैं, हत्ती से पकड़कर बिना हाथ लगाए, क्योंकि वहां पे लकड़ी की या फिर प्लास्टिक की हत्ती लगी होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्रियाकलाप 4.7। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे कि इस्पात मतलब कि स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी मतलब डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। ठीक है, ठीक है, इनका एक सिरा गर्म पानी में और एक सिरा गर्म पानी के बाहर रहेगा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात यानी कुछ देर वेट करने के बाद दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षणों यानी जो आपने इसमें देखा, आपने इसमें ऑब्जर्व किया, उसको सारणी 4.3 में लिखिए। एक प्रेक्षण यहाँ इसने अपना एक प्रेक्षण यानी एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ऐड कर रखी है। स्टील की चम्मच, अगर मैं स्टील की चम्मच को गर्म पानी में डालता हूँ, एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर, तो कुछ देर बाद उसका दूसरा सिरा जो पानी के बाहर है वो भी गर्म
हो जाएगा, तो इसका आंसर है हाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको याद रखना है। जिन वस्तुओं में से ऊष्मा होकर जा सकती है उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा का चालक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, आयरन या कॉपर। ठीक है, कॉपर का बोलते हैं तांबा और आयरन को बोलते हैं लोहा। जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्मा का कुचालक। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, ये आपको याद रखना है। ऊष्मा का चालक बोलते हैं जिसमें से ऊष्मा जा सकती है, और ऊष्मा का कुचालक बोलते हैं जिसमें से ऊष्मा नहीं जा सकती। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जिसमें से ऊष्मा नहीं जा सकती उसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। ठीक है, जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं, मतलब कि जल और जो वायु होती है ये दोनों ऊष्मारोधी होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तब भी इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है? आइए पता लगाते हैं क्रियाकलाप 4.8 के माध्यम से। गोल पेन का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है जिसमें से हम पानी को आर पार देख सकें। हमारा मेन मतलब ये है। इसे जल से 2/3 भर दीजिए। 2/3 का मतलब क्या होता है? अगर फ्लास्क इतना बड़ा है और इसके मैं 3 भाग करता हूं तो इसको हमें इतना भर देना है। ठीक है, 2/3 से बोलते हैं। आगे देखते हैं। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रख सकें। तिपाई का मतलब होता है 3 पैरों वाला। ठीक है, जैसे इसने रखा हुआ है 3 पैरों पर। ठीक है, तिपाई। ठीक है, तो हमें भी ऐसा कुछ प्रबंध करना है जिससे हम इसके नीचे मोमबत्ती लगा सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए कि जल ज्यादा हिले ना। ठीक है, एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पैंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। चिमटी की सहायता से हमें एकदम नीचे एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक कण रखना है। क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, गर्म जल क्या होता है? ऊपर उठता है और उसके आसपास का ठंडा जल उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास, यानी जहां से गर्मी निकल रही है, ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 4.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। देखते हैं क्रियाकलाप 4.9। एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। इस पार्श्व का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए ये मोमबत्ती जल रही है, तो एक हाथ को मोमबत्ती के ऊपर और एक हाथ को मोमबत्ती के बगल में इस प्रकार समान दूरी पर रखना है। ठीक है, क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है? ठीक है, जो ऊपर का हाथ हमारा अधिक गर्म अनुभव करेगा, है ना। देखते हैं कैसे। सावधान, अपने हाथ को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले ना। ठीक है, ध्यान दीजिए ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसीलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी इसलिए ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है। ठीक है, ऊपर वाले हाथ को
अधिक गर्मी महसूस होगी। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसीलिए यह वायु लो के ऊपर की वायु की जैसी गर्म नहीं हो पाती। ठीक है, आगे देखते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। मतलब ये कह रहे हैं दिन के समय जो जमीन होती है, धरती होती है, वो जल्दी गर्म होती है बजाय जल के, समुद्री जल के। ठीक है, स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे धरती है, जमीन है और यहाँ पे जल है। अब दिन के समय धूप पड़ती है, धूप से जमीन जल्दी गर्म होती है। जब जमीन गर्म होगी तो इसके ऊपर की हवा भी गर्म होगी और वो ऊपर की तरफ बहेगी। जब यहाँ से गर्म हवा ऊपर बह जाएगी तो इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है। जो लोग किनारे पर खड़े होते हैं इनको ठंडी हवा लगती है समुद्र की ओर से आती हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। ठीक है, ये वायु ऊपर उड़ती है, ये वायु यहाँ पे आती है, ये वायु वापस यहाँ पे आ जाती है। चित्र 4.11 देखते हैं। चित्र 4.11, ठीक है, ये रहा चित्र 4.11। यहाँ से हवा इस स्थल की ओर बहती है और फिर रात को क्या होता है, रात को स्थल से हवा समुद्र की ओर बहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, समुद्री समीर। जो हवा समुद्र की तरफ से आती है उसे बोलते हैं समुद्री समीर। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत होता है। कैसे? समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ठीक है, रात को क्या होता है कि स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की तरफ बहती है, क्योंकि जो जल होता है वो स्थल के मुकाबले देर में गर्म होता है और स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है। क्योंकि रात में क्या होता है, जो जल होता है वो देर में ठंडा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जमीन होती है वो जल्दी ठंडी होती है जल के मुकाबले में। तो अब जमीन ठंडी है और जल गर्म है, तो जमीन से समुद्र की ओर हवा बहती है रात में। ठीक है, आगे देखते हैं। यह थल समीर कहलाती है। चित्र 4.11 में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो जो हवा समुद्र से थल की ओर आ रही है उसे बोलते हैं समुद्री समीर, जो हवा थल से समुद्र की ओर जा रही है उसे बोलते हैं थल समीर। देखते हैं आगे। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंचती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम नहीं है, ना हवा है, ना ही पानी है, ना कोई लोहा है, ना लकड़ी, कुछ भी नहीं है। तो कैसे पहुंचेगी? कोई माध्यम नहीं है सूरज से पृथ्वी तक ऊष्मा आने का। तो ये कैसे आता है देखते हैं। अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विकिरण। पहले हमने पढ़ा स्थानांतरण, फिर पढ़ा संवहन जो पानी और हवा के अंदर होता है। अब हम पढ़े हैं विकिरण, जो पानी, हवा, लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, उसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विकिरण। अब विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की कोई आवश्यकता नहीं होती। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक मतलब कि हीटर, जहाँ से जो गर्मी देता हो, जब हम किसी तापक या फिर हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रकार द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को वितरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है।
मतलब जब कोई बर्तन गर्म हो जाता है ज्वाला पर रखे रखे, तो जब उसके बाद वो ठंडा होता है तो वो अपनी ऊष्मा कहाँ पे देता है? परिवेश में, मतलब अपने आसपास के वातावरण में। ठीक है, हमारा शरीर वितरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण भी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा वितरित करते हैं। ठीक है, जो कोई भी पिंड गर्म होता है वो विकिरणों के रूप में ही ऊष्मा को बांटता है। ठीक है, जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब भी कोई वस्तु ऊष्मा अब्जॉर्ब करेगी तो उसका ताप बढ़ जाएगा। धूप में बाहर जाते समय आपको छाता का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? ताकि छाता ऊष्मा अब्जॉर्ब कर ले और हमारे तक ऊष्मा ना पहुंच पाए। आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं, इसका मतलब होता है प्राथमिकता देना, पहले उनको पहनते हैं। तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 4.10। टीन के एक ऐसे दो डिब्बे लीजिए, इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं। तो जो काले रंग का बर्तन है उसका जल अधिक गर्म होगा। ठीक है, क्रियाकलाप 4.11। क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप का गर्म जल भरिए। ठीक है, जिसका तापमान दोनों में समान हो। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ? ये आपको ऑब्जर्व करना है। लेकिन ब्लैक वाले डब्बे का तापमान धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, क्या इन प्रक्रियाओं से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत यानी उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ठीक है, गहरे रंग के कपड़े अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, मतलब अधिक ऊष्मा सोखते हैं। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखदायक लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, क्या बोला ये? हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, मतलब जो भी विकिरण इनकी ओर आता है वो उसे परावर्तित मतलब दूसरी ओर फेंक देते हैं। ठीक है, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में क्या होता है, जो ऊनी वस्त्र होते हैं हमें उष्ण बनाए रखते हैं, इसका मतलब होता है गर्म बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मा रोधी है, यानी ऊष्मा को रोकती है, अपने अंदर से पास होके नहीं जाने देती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित मतलब जाने से रोकती है। हम क्या करते हैं, हम भी अपनी शरीर की ऊष्मा को वायुमंडल में विकिरित करते हैं, मतलब फैला देते हैं, क्योंकि ऊष्मा गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर जाती है। हमारा शरीर गर्म है और परिवेश ठंडा, तो उसको रोकने के लिए हमें ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है, क्योंकि हमारी गर्मी हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पाती ऊनी वस्त्र के कारण। ठीक है, मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों?
याद रखिए, दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। ठीक है, तो जो मोटा कंबल है वो एक है, उसमें वायु की परत विद्यमान नहीं होगी, लेकिन जो पतले कंबल है उनके बीच में एक वायु की परत विद्यमान होगी जो हमारे शरीर की गर्मी को परिवेश में जाने से रोकेगी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है ऊष्मा का चालक और ऊष्मा का कुचालक। और हमने इसमें देखा कि ऊष्मा चलती कैसे है। पहला होता है स्थानांतरण, दूसरा होता है संवहन, और तीसरा कौन सा होता है, विकिरण। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।